हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं हिंदी पद्य का चैप्टर नंबर दूसरा, कैकेयी का अनुताप। लेसन का नाम है कैकेयी का अनुताप। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैकेयी के अनुताप में आपको संकेत, संदर्भ, व्याख्या सब कुछ हम लेकर के आए हैं। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे संकेत। ये कक्षा 12 का है। किस क्लास का है? ये क्लास 12th का है। और संकेत में आप देखोगे लिखा हुआ है, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और लास्ट में है, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ एग्जाम में आएगा और आपके किताब में भी होगा। तो देर न करते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न उत्तर। कैसे आपको फेयर कॉपी पर नोट्स बनाने हैं आप इसमें सीख लीजिए। संकेत में आप लिख दोगे, फिर उसके बाद संदर्भ। संदर्भ में आप लिखोगे, ये रहा आपका संदर्भ। संदर्भ में लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य। आप सामान्य के हैं तो सामान्य हिंदी, और आप कला वर्ग से हैं तो साहित्यिक हिंदी। सामान्य अथवा साहित्यिक हिंदी के कैकेयी के अनुताप। जहाँ पर कैकेयी का अनुताप है, यहाँ पर आप पेन चेंज कर देंगे। नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्रीय कवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं। यह साकेत महाकाव्य के मैथिली शरण गुप्त में भी आप पेन चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर पेन चेंज कर दीजिएगा। यह साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से है। किस सर्ग से है? अष्टम सर्ग से है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब उसके बाद में व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के लिए हम स्क्रॉल कर दें ऊपर की ओर। आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है व्याख्या। व्याख्या बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही साफ साफ मैंने आपके लिए बनाई है। मेरे ही द्वारा ये लिखा गया है। क्या लिखा? भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बिठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें लगाए हुए थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और अर्थ निकाल कर कठोर निर्णय न ले लें। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदी के पुष्पों से भरे हुए बगीचों में रह रह कर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन, देखिए पाठ का नाम आ गया, वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वहां ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अत्यंत मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। उस अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर स्वरों में बोलना प्रारंभ कर दिया। क्या बोला आगे आप जानते हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य देखिए। काव्यगत सौंदर्य में
काव्यगत सौंदर्य आपके सामने ये लिखा हुआ है। हेडिंग आप लिखिएगा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में रस, भाषा, शैली, छंद, अलंकार, गुण और शब्द शक्ति आप ऐसे ही लिखिएगा। और सारे के सारे आपके सामने जो डैश हैं ये सभी एक समान रहे डैश। फिर क्या बताया, रस कौन सा है, तो रस है आपका शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस है। भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। शैली कौन सी है, प्रबंधात्मक शैली है। छंद कौन सा है, मालिनी और मुक्तक छंद है। अलंकार कौन सा है, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश रूपक और अनुप्रास अलंकार है। गुण कौन सा है, प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा और लक्षणा है। ये काव्यगत सौंदर्य के अंदर आपको लिखना होता है। उसके बाद देर न करते हुए हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आप ऐसे ही साफ साफ लिखिएगा, देखिए कहीं कटिंग नहीं है, आप भी कटिंग मत करिएगा। बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। क्या लिखा, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। लास्ट में है तथापि अभागा। क्या है लास्ट में, तथापि अभागा। ये संकेत आप लिख लोगे। संदर्भ की हेडिंग लिखोगे, संदर्भ में पूर्ववत लिख दीजिए, यानी एक बार आपने संदर्भ लिख दिया है, बार बार संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो व्याख्या हम देखें, व्याख्या क्या कह रहा है, व्याख्या कह रही है जब राम अपने अनुज यानी छोटी भाई भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहां उपस्थित सभी लोग ऐसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है। कहने का आशय यह कि सभी लोग राम और भरत के संवाद को सुनकर उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य यानी राम, अब भला मेरी और क्या अभिलाषा होगी, जब मुझे अयोध्या का एकमात्र राज्य और आपको वनवास मिल गया। पिताजी ने भी आपके वियोग में तड़फ तड़फ कर दुख पूर्वक अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे में इस अभागे भरत की कौन सी इच्छा शेष रही होगी। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, काव्य सौंदर्य एक बार आपने लिख लिया है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो तीसरा क्या है, तीसरा है, हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और लास्ट में हो जाएगा, जनकर भी जननी जान न पाई जिसको। तो संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। देर न करते हुए हम व्याख्या देखें। तो व्याख्या की हेडिंग आप लिख लेंगे और क्या करोगे, देखिए लिखना, भरत अपने भाग्य को कोसते हुए, भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अयस के लिए जन्मा था और अपनी माता के हाथों ही मेरा वध करने के लिए, हे आर्य राम, उस व्यक्ति की इच्छा शेष क्या रह गई होगी जिसका घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज स्वयं मैं अपनी ही नजर में दोषी हो गया हूँ, अपनी उपेक्षा मैं स्वयं करता हूँ। ऐसे में आप ही बतलाइए कि मेरी कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। भरत की दुख पूर्वक बातों को सुनकर श्री राम ने भरत को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। तो ये था आपके सामने कैकेयी का अनुताप। तो कैकेयी के अनुताप में आपको व्याख्या कैसे लिखनी है उसकी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सबकी व्याख्या आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, जो कि कुछ भागों में है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही आपको नोट्स प्राप्त करने हो
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके एक कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा।